हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले क्लास में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा दिए थे, आपको मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको हम पढ़ा दिए थे, 2 क्वांटम नंबर आपको हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, अगला क्वांटम नंबर हम लोग देखें अगर तो हम लोग का है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ध्यान रखना है। ठीक है, 2 क्वांटम नंबर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहे थे, सेकेंड था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको दिंगसीय क्वांटम संख्या कहते थे। 2 चीज हम लोग पढ़े थे। हम बताए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कक्ष तथा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है, ऐसा बताया गया था। हम लोग ये बताए थे दिंगसीय क्वांटम संख्या के लिए कि वो हमें उपकक्ष की जानकारी देता है। क्या चीज देता है? उपकक्ष की जानकारी देता है, ये हम आपको बताए थे। ठीक है, तो हम लोग कक्ष पढ़े थे, तो कक्ष का मतलब हम बताए थे घर और उपकक्ष का मतलब बताए थे रूम। नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से मिलना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन से मिलना है तो इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए पहले उसके घर पर जाना पड़ेगा, नहीं, और उसके घर पर जाने के बाद उसका घर का दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। तो घर का दरवाजा खुलवाना पड़ेगा, इसका मतलब कि कक्ष का दरवाजा खोलना पड़ेगा। जब कक्ष खुलेगा तो कक्ष के अंदर आप जाइएगा, तो कक्ष के अंदर बहुत सारा रूम रहता है। कक्ष के अंदर क्या रहता है? बहुत सारा हम लोग का रूम रहता है। नहीं, अब जिस इलेक्ट्रॉन से मिलना है, नहीं, उस इलेक्ट्रॉन का अपना एक रूम रहता है, तो फिर आपको उस रूम में जाना पड़ेगा, तो अब जाके इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होगा। मेरा बात समझ आ रहा है? तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कक्ष में है, नहीं, कक्ष के उपकक्ष में है। इलेक्ट्रॉन कहां है? कक्ष के उपकक्ष में। कक्ष होता है और कक्ष के अंदर उपकक्ष होता है। जैसे घर होता है, घर के अंदर रूम होता है, वैसा ही हम लोग का होता है। अब अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। तो अगर नॉर्मली समझें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये हमें इलेक्ट्रॉन के बेड के बारे में जानकारी देता है। अब बेड आ गया, नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? पहले कक्ष था, फिर आता है उपकक्ष और तब आता है कक्षक। नहीं, ध्यान रखना है। तो पहले घर था, घर के अंदर रूम होता है और रूम के अंदर बेड रहता है। रूम के अंदर क्या रहता है? बेड रहता है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें कक्षक की जानकारी देगा। क्या जानकारी देगा? कक्षक की। देखा जाए यहां से हम देखें अगर तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हम लोग देखें अगर तो हम लोग यहां से बोल सकते थे कि यह क्वांटम संख्या हमें कक्षक की जानकारी प्रदान करता है। यह क्वांटम संख्या जो है वो हमें कक्षक की जानकारी प्रदान करता है, ध्यान रखना है। ठीक, अब समझेंगे कक्षक क्या है आराम से धीरे धीरे। चलो अब देखते हैं कि यह जो क्वांटम संख्या है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो लिखा हुआ है, देखो भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या लिंडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी लिंडे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताया था। सबसे पहला बात, नहीं, हम लोग सबसे पहले क्या सीखे कि यह क्वांटम संख्या हमें कक्षक की जानकारी देता है। अब कक्षक क्या है सीखेंगे। ठीक है, सेकंड बताया गया कि यह क्वांटम संख्या किसने दिया था? तो लिंडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अब यह जो क्वांटम संख्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एम या एम एल से दर्शाया जाता है। ध्यान रखना है, एम एल है, यहां पर एम है और ये स्मॉल एल है, स्मॉल एम स्मॉल एल, ध्यान रखना है। तो इस क्वांटम संख्या को एम या एम एल से दर्शाया जाता है, लिखने का तरीका है। अब बार बार तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखेंगे नहीं, नहीं, अब कहीं भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर स्मॉल एम लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या, ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग को देखा जाए तो हम लोग पहले भी ये बात चीज देख चुके हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
होता है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन चुंबक की भांति व्यवहार दिखाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार दिखाता है, ध्यान रखना है। परमाणु होता है, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर परमाणु के लिए देखें तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये नाभिक होता है और नाभिक के बाहर कक्ष होता है। कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो इसके गति के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और इसके गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो पहले इतना जो हम लोग बताए, इतना में किसी को दिक्कत है? किसी को भी? आगे बढ़े, चलो यहां से हम लोग आ जाए अगले पॉइंट पर। तो देखो, तो यहां पर दो गोल गोल बनाया हुआ है। ये क्या है भाई, समझते हैं। ये जो है एक परमाणु है जिसमें एक नाभिक है और नाभिक के बाहर क्या है? कक्ष। ये आपका नाभिक है और नाभिक के बाहर क्या है? कक्ष। ठीक है। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहता है ना जी। ठीक है। अब एक परमाणु और ये दूसरा परमाणु दोनों आपस में नजदीक आना चाहते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। आप जानते हैं कि परमाणु और परमाणु के बीच में आबंध बनता है कि नहीं बनता है? बनता है नहीं? आप ऐसा पढ़ते हैं ना भाई, H2, कोई कहता है कि H2 बाबू, तो यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना होगा ना? बना होगा नहीं? आप बोलते हैं O2, तो O2 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना होगा? नहीं बनता है। बस में आ रहा है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि दो परमाणु, तो परमाणु जो हैं वो कैसे होते हैं? गोलाकार। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार। देखिए गोल परमाणु बनाए हैं, ये गोल परमाणु है। नहीं तो दो परमाणु आबंध बनाने के लिए जब आपस में नजदीक आते हैं तो क्या होता है? देखो तो इसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन है जिस पर माइनस चार्ज है, इसके कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन है जिस पर माइनस चार्ज। तो जब दोनों नजदीक आएगा तो इनके बीच में आकर्षण की विकर्षण, विकर्षण। चलो भाई, तो यहां पर हम लोग लिखे कि इनके बीच में जब ये नजदीक आएंगे तो इनके बीच में होगा विकर्षण। लिख दिया गया, ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट आ जाए। देखो तो इनके नाभिक और इनके नाभिक के बीच में, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, तो इनके बीच में आकर्षण की विकर्षण, विकर्षण। चलो भाई, तो इनके बीच में हम लोग का हुआ विकर्षण, ध्यान रखना है। मोबाइल दे दो काउंटर पर, देखा जाए। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण, नाभिक नाभिक के बीच में विकर्षण दे दिए। अब चलो यहां से हम लोग को ध्यान दिया जाए, दोनों परमाणु नजदीक आ रहे हैं। तो देखो तो इसके इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, इसके नाभिक पर प्लस चार्ज है, तो माइनस और प्लस चार्ज के बीच में क्या होगा? आकर्षण। तो लिख दिए भाई आकर्षण। ठीक है। चलो इसका निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? आकर्षण। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण। तो जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण होता है। क्या है कि इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस, दोनों के बीच में विकर्षण होगा। इसका नाभिक पर प्लस, इसके नाभिक पर भी प्लस, तो इसका नाभिक इसके नाभिक को विकर्षण दिखाएगा नहीं। लेकिन आकर्षण का भी एक कारण है। आकर्षण किस कारण से होता है भाई? तो इसके नाभिक पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण नहीं। फिर इसके प्लस इसके पास माइनस, तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल भी लगता है और विकर्षण बल भी बनता है। नहीं, जैसे आप भी अगर दो दोस्त हैं, नहीं दो आदमी अगर दोस्त हैं, नहीं तो दोस्त होते हैं अगर दो आदमी, तो उनके बीच में आकर्षण बल भी लगता है और उनके बीच में विकर्षण बल भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो दोस्त है उसका सारा गुण आपको पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ गुण आपका पसंद है उसको और कुछ गुण आपको उसका पसंद नहीं है। यह पता कब चलता है? जब दो दोस्त एक साथ एक रूम में रहता है तब। नहीं, जैसे मान लिया आप अभी पढ़ रहे हैं,
नहीं, रूम पार्टनर की तलाश में एगो अपने किसी साथी को ले आए कि चलो हम तुम साथे में रहा जाएगा, तनी रूम का भाड़ा भी कम लगेगा, क्या खाना उना का भी शेयर ओवर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आप रहने लगे, बात समझ में आ रहा है। उसके सोने का तरीका अच्छा नहीं है, ढंग से नहीं सोता है, पूरा देहात छितरा के सोता है, बात समझ में आ रहा है। उसे खाने का तरीका ठीक नहीं है, खाता है तो मुंह बसता है, आपको अच्छा नहीं लगता, अरे यार ठीक से खाओ, नहीं, खाना छींक देता है। नहीं, काम बांटा हुआ है कि बर्तन तुम धोओगे हम आटा सान देंगे, नहीं, या सुबह का खाना हम आए शाम को, अब वो टाइम पर बर्तन नहीं धो रहा है, नहीं, आपको गुस्सा आएगा, गजब हाल है भाई। फिर भी दोस्ती चल रही है, क्या कीजिएगा। तो अगर दो व्यक्ति आपस में दोस्ती करते हैं, नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके बीच में आकर्षण बल एकदम पूरा लग रहा है, उनके बीच में आकर्षण बल भी लगता है और उनके बीच में विकर्षण बल भी लगता है, ध्यान रखना है। वैसे ही जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल भी लगता है और विकर्षण बल भी लगता है, ध्यान रखना है, ठीक। अब दो परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण कब होगा, दो परमाणु आपस में दोस्ती कब करेंगे, जब आकर्षण बल का मान क्या हो, ज्यादा हो, और विकर्षण बल का मान कम हो। चलो, तो ये बात आप समझते हो अच्छे तरीके से। नहीं, हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या भाई कि दो परमाणुओं के बीच आबंध तभी बनेगा जब आकर्षण बल ज्यादा हो विकर्षण बल से। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, ध्यान रखना है। यानी कि दो दोस्त हैं, उनके बीच में आकर्षण भी है विकर्षण भी है, फिर भी वो दोस्त हैं, नहीं, तो फिर भी वो दोस्त हैं, इसका मतलब हुआ कि उनके बीच में लगने वाला जो विकर्षण बल है वो उतना ज्यादा नहीं है और आकर्षण जो है वो ज्यादा है, बस मेरा, इसलिए दोस्ती चल रहा है। अगर विकर्षण बल ज्यादा हो गया, आकर्षण बल बहुत कम हो जाए, नहीं, तो मुंह फोड़ा फोड़ी, नहीं, इसको लाके हम गलती किए, जल्दी में रूम छोड़ के हटो, नहीं, ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या ध्यान रखना है कि बॉन्ड तभी बनेगा जब आकर्षण बल ज्यादा होगा। विकर्षण बल हमेशा रहते हैं, हर एक परिवार में भी आकर्षण है विकर्षण है, फिर भी परिवार चल रहा है, बस में रहा, ठीक है। तो परिवार इसलिए चलता है जब तक उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है। जैसे ही विकर्षण बहुत ज्यादा होने लगेगा, परिवार अलग अलग हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, होता है ना जी। चलो, अब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल और विकर्षण बल लग रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। इनके बीच में आबंध तभी बनेगा जब आकर्षण बल ज्यादा होगा और विकर्षण बल कम होगा, ये भी समझ में आया। अच्छा, आकर्षण बल ज्यादा कब होगा, सोचने वाला बात है। देखो तो विकर्षणों बल दूगो है, आकर्षणों बल दूगो है, नहीं, तो ये कैसे होगा। जैसे आपका दोस्त और आपके दोस्त में पटरी खाए, तो आपका दोस्त कहता है ठीक से सो, आप अगले दिन से अपने सोने का तरीका चेंज कर दीजिए। नहीं, आपका दोस्त कहता है कि मुंह बजा कर मत ना खाओ यार, नहीं, आप मुंह बजाने का तरीका आप धीरे धीरे खाने लगे, नहीं, कि उसको आवाज मत हो, यानी आप अपने बिहेवियर में क्या किए, चेंज लाने लगे, ताकि हम लोग के बीच जो छोटी छोटी बातों पे कचरा होता था वो कचरा नहीं हो। नहीं, टाइम पे बर्तन धोना था, एक दिन टोक दिया कि अरे यार गजब हाल है, भूख लगा है, खाना बनाना है, तुम बर्तन में नहीं धो रहा है, नहीं, आप अगले दिन से एकदम टाइम से पहले धो दिए। तो इसके कारण क्या होगा कि जो दूसरा दोस्त आपको देखेगा तो कहेगा नहीं भाई अपने में चेंजिंग ला रहा है, तो चेंजिंग ला रहा है, नहीं, अपने व्यवहार में बदलाव ला रहा है, तो आकर्षण बल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा भाई, फैक्ट बात है। तो वैसे ही जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो वे अपने आप को कुछ इस तरह से सजाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ अलग अलग दिशाओं में सजाते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा हो जाए और विकर्षण बल क्या हो जाए, कम हो जाए। बात समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहे हैं, दो परमाणु जब नजदीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल विकर्षण बल दोनों लगता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में आबंध बनता है क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है और विकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से सजाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से सजाते हैं कि उनके बीच में लगने वाला विकर्षण बल कम हो जाए। बात समझ में आ रहा है। जैसे नॉर्मल लाइफ से अपना एग्जांपल लो, मान लो कि आपका घर है, नहीं, आप लोग 4-5 भाई हैं,
नहीं 4-5 भाई बहन है मान लीजिए, नहीं तो घर पर कोई नहीं है, बस मेरा घर पर कोई नहीं है, पापा मम्मी सब लोग जो है बाहर गए हैं। तो हम लोग ऐसे बचपन में करते थे, आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग अब स्टैंडर्ड हो गए हैं। हम लोग बचपन में थे, अगर घर पर कोई नहीं है तो घर पर जितना हम लोग का बिछावन था, चौकी नहीं, उस सबको सटा देंगे एक जगह, नहीं आज 2 भाग में टीम को बांट देंगे, 2 भाग में टीम को बांट देंगे, बस मेरा है। और उसके बाद चलिए पटका पटकी शुरू नहीं होता है कि कौन टीम जीत रहा है, पूरा एकदम पटका पटकी एकदम ऐसे से कर रहे हैं पूरा, बस समझ में आ रहा है। तब तक क्या हुआ, बेल बजा, तो बेल बजा यानी कि पापा मम्मी आ गए, बस मेरा है। तो जैसे ही वो लोग गार्जियन आने लगते हैं, हम लोग फटाफट अपना चौकी सब अरेंज कर देंगे, बस समझ में आ रहा है। और अरेंज करके सब लोग क्या होगा, अलग अलग दिशा में फैल जाएगा, कॉपी किताब खोल के बैठ जाएगा, बस समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब पापा का दरवाजा खुले तो विकर्षण मत सामना करना पड़े, आकर्षण का सामना करना पड़े, बस मेरा है कि कहीं खुले वो देख लिया कि पटका पटी कर रहा है तो वो उठा उठा के पटने लेंगे, बस समझ में आ रहा है। हम लोग अपने में जो मारपीट करते हैं उसमें चोट नहीं लगता है, लेकिन जब बड़ा आदमी हाथ गिराता है तो बहुत चोट लगता है, बात समझ में आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं अलग अलग दिशाओं में, तुरंत तुरंत अपने अपने बेड पे चले गए, तुरंत तुरंत अरेंज हो गए, तुरंत बिछावन से अरेंज हो गए एकदम स्ट्रेट, नहीं तब जाके अच्छे बच्चे की तरह दरवाजा खोल जी आ गए आइए एक आदमी पानी लेके आ रहा है, ताकि आकर्षण बल क्या हो, बना रहे, विकर्षण बल कम हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो परमाणु जो हैं ये अपने आप में अरेंजमेंट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से सजाते हैं कि उनके बीच में लगने वाला विकर्षण बल कम हो जाए। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन अपने आप को जिन अलग अलग दिशाओं में सजाते हैं, जब 2 परमाणु नजदीक आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलग अलग दिशाओं में सजाते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने ही अलग अलग दिशाओं में सजते हैं उन दिशाओं को ही कक्षक कहा जाता है, उन दिशाओं को ही क्या कहा जाता है, कक्षक। ध्यान रखना है। तो कोई बोलता है कक्षक क्या है, तो हमको बताना है कि जब 2 परमाणु नजदीक आते हैं तो उनके बीच में विकर्षण बल कम लगे, उस विकर्षण बल को कम करने के लिए एक परमाणु तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलग अलग दिशाओं में सजाते हैं, उन अलग अलग दिशाओं को ही कक्षक कहते हैं। कुछ दिमाग में गया, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है। जब 2 परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल तथा विकर्षण बल लगने लगता है। विकर्षण बल को कम करने के लिए दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग दिशाओं में सजाते हैं। ध्यान रखना है, इन अलग अलग दिशाओं को ही, इन अलग अलग दिशाओं को ही कक्षक कहते हैं। इन अलग अलग दिशाओं को क्या कहते हैं, कक्षक। आप याद कीजिए, शुरू में हम लोग कक्षक को बेड कह रहे थे, कक्षक क्या कह रहे थे, बेड। तो जब भी हम लोग आपस में जो लड़ रहे थे वो सब लोग कहां जाते हैं, अपने अपने बेड पर, नहीं तुरंत अपने अपने जगह पर ऑक्युपाई कर लेंगे, अपने अपने बेड पर सब कोई चला जाएगा। ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप अपने अपने कक्षक में चले जाइएगा, नहीं वैसे ही आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, विकर्षण बल कम लगेगा। ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को अलग अलग कक्षकों में सजा लेते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में सजा लेते हैं, ताकि विकर्षण बल कम हो जाए, आकर्षण बल ज्यादा हो। किसी को दिक्कत है, जहां दिक्कत हो वहां पूछते चलिएगा। आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखा जाए, हम लोग को यहां से बताया गया एम का मान, एम का मान हमको निकालना है। एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और कक्षक। जब भी हम एम बोले तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एम का मतलब कक्षक। जब भी हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कक्ष। जब भी हम बोलते हैं एल, इसका मतलब एजुमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एजुमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि उप कक्ष। ठीक है, चलो अब हम लोग को बोल रहा है एम का मान। ठीक है, एम का मान यानी हमको अब कक्षक का मान निकालना है। ठीक है, कक्षक का मान निकालना है। तो अब सोचते हैं कक्षक कहां रहता है, तो हम बता चुके हैं, पहले कक्ष होता है, और कक्ष के अंदर उपकक्ष होता है, और उपकक्ष के अंदर कक्षक होता है। कक्ष होता है, कक्ष के अंदर उपकक्ष होता है, और उपकक्ष के अंदर कक्षक होता है।
इसीलिए समझाने के लिए हम बोले कि पहले घर होता है, घर के अंदर रूम होता है और रूम के अंदर बेड होता है। उस तरह से हम लोग को याद रखना होगा। याद रहेगा? चलिए समझते हैं। अब m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया लिंडे के द्वारा, -l से +l तक, जीरो को लेकर। नहीं, यानी हमको अगर m का मान निकालना है तो फॉर्मूला है -l से +l तक, जीरो को लेकर। अब देखते हैं भाई, यहां लिखा हुआ है उपकक्ष। चलो, सबसे पहला उपकक्ष हमारे पास क्या है? एस उपकक्ष। नहीं तो हम यहां लिखते एस उपकक्ष। हम यहां से लिख दिए एस उपकक्ष। अब बताओ एस उपकक्ष के लिए एल का मान क्या होता है? 0। हम बता चुके हैं एस उपकक्ष के लिए एल का मान 0। चलो, तो अब हमको एम का मान निकालना है, तो एम का मान दिया गया है -l से +l। तो चलो, एल का मान 0, तो हम लिखें -0 से +0 तक। नहीं तो -0 से +0 का मतलब हुआ कि सिर्फ 0। इसका मतलब हुआ सिर्फ 0। नहीं तो यहां पर m का कितना मान आया? एक मान। m का एगो मान आया। यहां 0 भी एक मान है। नहीं, ये नहीं कि m का मान 0 आ गया तो सर कौनो मान नहीं आया, आप एक मान काहे लिख रहे हैं? m का मान 0, ये भी एक मान है, ध्यान रखना है। अब m का मान 0 आ गया, इसका अर्थ हुआ कि इस उपकक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को एक दिशा में सजाते हैं। किस दिशा में? एक दिशा में जाते हैं। इसका मतलब हुआ अर्थात इस उपकक्ष, अर्थात थोड़ा सा इसको हम इधर से लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा, अर्थात इस उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन की, ऐसा लिखिए, कोई दिशा ही नहीं होती है, ज्यादा अच्छा है, कोई दिशा नहीं होती है। इनका दिशा डिफाइन नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हम लोग आकार पढ़ेंगे, इस उपकक्ष का आकार पढ़ेंगे ना, तो आकार हम लोग का इसका आएगा गोलाकार। इस उपकक्ष कैसा होता है? गोल। नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका m का एक मान आया, इसका मतलब हुआ इस उपकक्ष की इलेक्ट्रॉन की कोई दिशा नहीं होती है। इसके इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में भी मूव करते हैं, y एक्सिस में भी मूव करते हैं, z एक्सिस से भी मूव करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस से मूव करते हैं। तो फिगर आएगा तो हम लोग समझ में आएगा। चलो अब यहां समझते हैं। यहां देखा जाए तो -0 से +0 तक वैल्यू आ गया 0। 0 का मतलब एक मान आ गया, तो एक मान और m का मान 0 आया, तो इससे निष्कर्ष निकला चाहिए m का मान 0, यानी कि कोई दिशा डिफाइन नहीं है, ऐसा बोला गया। नहीं, या इसी बात को बोला जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है बुक में कि या एक मान मतलब एक दिशा, ऐसे मान लिया जाता है। एक मान मतलब एक दिशा या एक कक्षक, ध्यान रखना है। यानी कि इस उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पास कितने कक्षक होंगे? एक कक्षक होगा। चलो सिंपल है। अब हम लोग यहां पे आ जाएं p उपकक्ष के पास। तो अगर p उपकक्ष लिखते हैं तो p उपकक्ष के लिए l का कितना मान? 1। p उपकक्ष के लिए l बराबर 1 लिख दिए। अब चलो l का मान 1, तो m का मान निकालना है, तो -l से +l, तो क्या लिखें? -1 से +1। p उपकक्ष के लिए l का मान 1 होता है, पहला बात समझ गए। अब p उपकक्ष के लिए कोई कहता है कि m का मान बताओ, तो p उपकक्ष के लिए m का मान बताओ, इसका मतलब हुआ कि p उपकक्ष में कई गो कक्षक होगा ये बताओ। नहीं तो -1 से +1, चलो तो -1 0 +1 तीन गो होगा। -1 से +1 में 3 गो नंबर होगा, तो -1 0 और +1, तो ये कई गो मान है? 3 गो मान है। तो 3 गो मान का मतलब होता है 3 गो कक्षक, ध्यान रखना है। और 3 कक्षक का मतलब यह भी कहा सकता है 3 गो दिशा, 3 दिशा। इसका मतलब हुआ कि p उपकक्ष से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को 3 दिशाओं में सजाते हैं, ध्यान रखना है। किस दिशा में? 3 दिशा में जाते हैं, ध्यान रखना है। उन दिशाओं का हम लोग को बताया जाता है यहाँ पर px, py और यहाँ पर pz। नहीं, यानी कि p उपकक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में सजता है, कुछ इलेक्ट्रॉन y एक्सिस की तरफ भागता है और कुछ इलेक्ट्रॉन z एक्सिस की तरफ भागता है। कब?
कब भागता है? जब दूसरा परमाणु उनके नजदीक आता है तब। नहीं आना तो सब एक जगह इकट्ठा होकर पूरा एकदम खेलकूद कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा परमाणु आता है तो उनके बीच में विकर्षण कम लगे तो तुरंत कुछ अपने एक्स एक्सिस की ओर फैल जाएंगे, कुछ वाई एक्सिस की ओर फैल जाएंगे और कुछ जेड एक्सिस की ओर फैल जाएंगे। तो सब फैल जाएंगे तो विकर्षण क्या होगा? कम। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। सेम एज अगर हम बात करते हैं डी उपकक्ष की, तो डी उपकक्ष की बात करते हैं तो डी उपकक्ष के लिए एल का मान कितना? 2। एल का मान 2। अब एल का मान 2 है तो मतलब हुआ एम का मान -2 से +2। तो -2 से +2 अगर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? -2 होगा, -2 -1 0 +1 और +2। तो यहां से कितने मान आ गए? यहां से आपके पास आ गए 5 मान। तो 5 मान आ गए, इसका मतलब हुआ 5 कक्षक। 5 कक्षक नहीं, और 5 कक्षक का मतलब होता है 5 दिशा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 5 दिशाओं में अरेंज होंगे। चलो भाई कौन कौन सा दिशा देखते हैं? dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये 5 दिशा हम लोग को लिखा जाता है। नहीं समझ लेते हैं, देखा जाए जैसे एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है, भगवान आप लोग को आंख दिए हैं और अभी एकदम नया आंख है तो पूरा एकदम टहकार दिखता होगा। चलिए ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वो कोना हम लोग पकड़ लेते हैं, एक कोना नहीं, अब उस कोना से एक लाइन हम सीधे ऐसे खींच रहे हैं इधर की तरफ, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। ये लाइन क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, उसी कोना से एक उधर लाइन खींच दिए वाई एक्सिस, और उसी कोना से एक ऊपर लाइन खींच दिए। ये बुझाता है? ठीक है, एक्स वाई और जेड नहीं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम बोलते हैं यहां पर लिखा हुआ है एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई का मतलब एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो सोचो ये था एक्स, वो था वाई, हम जिस पर खड़े हैं ये हो गया एक्स वाई प्लेन, जिस पे आप लोग पैर रखे हुए हैं वो क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि ये हो गया एक्स और वो हो गया वाई, तो जिस पे हम लोग पैर रखे हुए हैं वो क्या है? एक्स वाई प्लेन। वो आपका एक्स वाई प्लेन है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के कुछ इलेक्ट्रॉन कहां भागते हैं? एक्स वाई प्लेन की तरफ। तो एक्स वाई प्लेन में कुछ इलेक्ट्रॉन भाग गया। चलो अब आ जाओ वाई जेड, सोचते हैं वाई कौन था? वहां से ऐसे ये था वाई, और जेड कहां था? ऊपर, यानी वो दीवाल, जो दीवाल है वो हो गया वाई जेड प्लेन। वो क्या हो गया? वाई जेड प्लेन। तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन पर भागा, कुछ इलेक्ट्रॉन वाई जेड प्लेन पर भागा। आ जाइए जेड एक्स, ये है जेड, आई था एक्स, ये हो गया जेड एक्स प्लेन। कुछ कुछ बुझा रहा है? चलिए ये हो गया जेड एक्स प्लेन। अब आते हैं x² y², तो ये कोई प्लेन नहीं है, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सिस पर जाकर सज जाते हैं, कुछ वाई एक्सिस पर सज गए, यानी कि आप जो एक्स खींचे थे उस एक्स एक्सिस पर कुछ अरेंज हो गए और कुछ वाई एक्सिस पर अरेंज हो गए, तो वो हो गया dx² y²। ठीक है, अगला है z² dz², तो ये दिखाता है जेड एक्सिस को, यानी सिर्फ जेड एक्सिस पर कुछ इलेक्ट्रॉन सज गए। बुझाया? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब तक अलग अलग नहीं फैलेंगे तब तक उनके बीच में विकर्षण कम नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो विकर्षण कम करने के लिए उनको अलग अलग दिशाओं में फैलना पड़ता है, ध्यान रखना है, उनको अलग अलग दिशाओं में फैलना पड़ता है। तो अगर कोई पूछता है भाई कि जो डी ऑर्बिटल है, डी उपकक्ष जो है उसके इलेक्ट्रॉन कितना दिशा में सजते हैं? 5। कौन कौन? तो dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। याद होना चाहिए, जा रहा है ना? नहीं तो हम अगला दिन पूछे कि बताओ डी उपकक्ष के कौन कौन से थे, तो सर कुछ था नहीं, dxy या कादून dzx कुछ था, ऐसे कुछ नहीं, तो वैसे नहीं, याद करना होगा, याद जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एफ उपकक्ष की, देखा जाए तो अब एफ उपकक्ष के लिए एल का मान कितना? 3। तो एल का मान 3, तो एम का मान निकालेंगे।
-3 से +3 होगा नहीं, तो 7 मान आएगा। -3 -2 -1 होगा। तो टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 कय गो मान हो गया? 7 मान, यानी कि 7 कक्षक। 7 कक्षक यानी कि 7 दिशा। नहीं, अब इनकी दिशाओं को हम लोग को बुक में नहीं बताता है, ध्यान रखना है। 7 दिशा को हम लोग को बुक में नहीं बताता है, बस ये बताता है कि 7 दिशा में इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। 5 दिशा बताता है लेकिन 7 दिशा नहीं बताता है, वो बोलता है बस 7 दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों का एफ जो उपकक्ष होते हैं, इनके दिशाओं को बताना कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, 7 दिशाएं हैं, इन 7 दिशाओं को बताना क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, इसलिए हम लोग को ये नहीं बता पाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिक्कत है तो हम लोग को फिर से बताते हैं। एस उपकक्ष के लिए एम का मान 0, एस उपकक्ष के लिए एम का मान 0, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब एस उपकक्ष में एक कक्षक। नहीं, पी उपकक्ष के लिए एम का 3 मान, कौन कौन सा मान था? -1 0 और +1। नहीं, तो 3 मान का मतलब 3 कक्षक, ठीक है। फिर हम लोग को बताया गया डी उपकक्ष, डी उपकक्ष के लिए एम का 5 मान, -2 से +2 तक। नहीं, तो 5 मान का मतलब 5 कक्षक, और जो एफ था उसके लिए -3 से +3 तक 7 मान आया, यानी कि 7 कक्षक हुआ। बोलिए, इतना में दिक्कत है? तो यही हम लोग को बताया गया। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलो, दूसरे पॉइंट में हम लोग को ध्यान रखना है कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी कक्षक को डब्बों से दिखाया जाता है। कक्षक जो है उसको बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना है। हम लोग यहां से दिखा रहे हैं कि कक्षक को बॉक्स यानी कि ऐसे से दर्शाया जाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि कक्षक जो होते हैं उन्हें कैसे दिखाएंगे? बॉक्स से, बॉक्स बना के हम लोग दिखाएंगे, याद रखना है। दूसरा हम लोग को अभी फिलहाल ध्यान रखते हैं कि ये जो बॉक्स हम लोग का बनाया जाता है, इस बॉक्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नहीं, जिसमें एक आपका सीधा रहता है और एक क्या रहता है? उल्टा रहता है, ठीक है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें एक सीधा रहता है और एक उल्टा रहता है, ध्यान रखना। इसका कारण पढ़ना है, फिलहाल हम लोग इतना समझे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इतना बात में किसको दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो बोला जाए। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है। आप ग्रेजुएशन में भी जाओगे तो वहां भी कॉम्प्लिकेटेड लिख देता है, लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां लिख देता है लोटस शेप्ड, कमल के फूल की तरह। जैसे आप कमल का फूल देखें, उसमें पत्तियां बनी रहती हैं। नहीं, तो कमल के फूल में जैसे पत्तियां फैले रहती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जिधर जो पत्ती है, समझिए कि उस पर इलेक्ट्रॉन फैल गया। बात समझ में आ रहा है? लोटस शेप्ड, कमल के आकृति का लिखा जाता है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, जो हम लोग जानते हैं, कक्षक उपकक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं, बता चुके हम लोग। नहीं, पहले कक्ष के अंदर उपकक्ष और उपकक्ष के अंदर कक्षक, तो वही लिखा हुआ है, उपकक्षक उपकक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। तो बार बार दिमाग में ये बात रहे कि उपकक्ष का मतलब रूम होता है। उपकक्ष का मतलब क्या होता है? रूम। और कक्षक का मतलब बेड। तो बेड कहां होगा? रूम के अंदर। तो हमेशा कक्षक उपकक्ष के अंदर, याद रहेगा, ठीक है। एक उपकक्ष में कुल कक्षकों की संख्या बराबर 12 + 1। इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। एक तरीका था, हम लोग जो निकालते थे एम का मान -l से +l निकालते थे। जैसे एस उपकक्ष में 1 कक्षक, पी उपकक्ष में 3 कक्षक, डी उपकक्ष में 5 कक्षक, ऐसे निकाले ना। नहीं, देखो तो और एक फॉर्मूला भी है, इसके आधार पे भी आप निकाल सकते हैं। एक उपकक्ष में कुल कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला दिया गया 2l + 1। चलो, जैसे हम यहां लिखते हैं, देखो बाबू, एस उपकक्ष लिख दिए। तो एस उपकक्ष के लिए आप जानते हो कि एल का मान कितना होता है? 0। एस उपकक्ष। अब इसमें हमको कक्षक निकालना है। नहीं,
तो कक्षक निकालना है, तो कक्षक निकालने के लिए फॉर्म लगाएंगे 12 + 1, तो 2 गुना एल का मान कितना, 2 गुना 0 और +1, तो वैल्यू कितना आएगा 1। दिक्कत है, तो एक वैल्यू आया तो इसको एक डब्बा से दिखाएंगे। कितना डब्बा से दिखाएंगे, एक डब्बा से, ऐसे दिखाना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं पी उपकक्ष की, तो पी उपकक्ष के लिए एल का मान 1, पी उपकक्ष के लिए एल का मान 1। चलो, अब पी उपकक्ष के लिए एल का मान 1 है, हमको निकालना है कक्षक का संख्या। तो फॉर्मूला हमारे पास है 2 × एल का मान आप प्लस में, तो 2 1 3, यानी कितने कक्षक आ गए, 3 कक्षक। तो कितने डब्बे दिखाएंगे, बोलो, दिक्कत है, ध्यान रखना है। वैसे हम लोग डी उपकक्ष लिखते हैं, तो डी उपकक्ष मतलब एल का मान 2। तो अगर हम लोग कक्षक निकालते हैं तो कक्षक का वैल्यू 2 गुना 2 +1 कितना आएगा 5। नहीं, तो यहां से हम लोग 5 डब्बा खींच सकते हैं, 1 2 3 4 आएगा, इसमें दिक्कत है। सेम एक और एफ के लिए बस कर लेते हैं, एफ उपकक्ष हम लिखते, तो एफ उपकक्ष के लिए एल का मान, चलो कक्षक लिखते 2 गुना 3 प्लस कय गो आएगा 7, कय गो डब्बा, बोलो, दिक्कत है, कर सकते हैं। चलो याद रखो, एस उपकक्ष के लिए यहां पर एम का मान क्या, एस उपकक्ष के लिए एम का मान 0। चलो पी उपकक्ष के लिए एम का मान, दिक्कत है, नहीं, प्रत्येक डब्बे का मान है, अभी नहीं कि -1 पहले ही लिखेंगे, आप -1 कहीं भी लिख सकते हैं किसी भी डब्बे पर, लेकिन पी उपकक्ष के लिए एम का मान -1 + 1 0 होता है ना जी, दिक्कत है। चलिए डी उपकक्ष, डी उपकक्ष के लिए -2 -1 0, बोले, दिक्कत है। एफ उपकक्ष के लिए दिक्कत है। चलो, तो इतना में हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत तो बताइए, किसी को भी परेशानी अगर हो तो वो पूछ सकते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें कक्षक की जानकारी देता है, फर्स्ट पॉइंट। चुंबकीय क्वांटम संख्या लिंडे के द्वारा दिया गया था, सेकंड पॉइंट। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m या ml से दर्शाते हैं, थर्ड पॉइंट। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक परमाणु जब दूसरे परमाणु के नजदीक आता है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलग अलग दिशाओं में सजाते हैं, उन्हीं दिशाओं को कक्षक कहते हैं, यह बताया गया। नहीं, हम लोगों को m का मान बताया गया, तो m का मान का फॉर्मूला दिया गया -l से +l। नहीं, उसके आधार पर हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग क्या मालूम चला कि एस उपकक्ष में एक कक्षक होता है, पी में उससे 2 ज्यादा होता है, देख रहे हैं, 1 3 5 7 फिर 9 आएगा, तो 2 बढ़ते आता है। यानी उपकक्ष में कक्षक का संख्या अगर हमको निकालना है, नहीं तो एस उपकक्ष में अगर एक कक्षक है तो पी में उससे 2 गो ज्यादा होगा 3, डी उपकक्ष में उससे 2 गो ज्यादा 5, एफ में उससे 2 ज्यादा 7। याद हो जाएगा, इतना में दिक्कत है नहीं, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो अब थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हम लोग का पी उपकक्ष है, मान लो, नहीं तो पी उपकक्ष में कई गो डब्बा, 3 गो डब्बा। नहीं, चलो अगर हम लोग यहां पे m बराबर सिर्फ -1 लिखते हैं, m बराबर हम सिर्फ क्या लिखते हैं -1, तो याद रहे यहां m का आप कई गो मान लिखे हैं, ए गो मान, तो ए गो मान का मतलब ए गो डब्बा, ए गो मान का मतलब ए गो डब्बा, ध्यान रखना है, ठीक है। m कक्षक को दर्शाता है, m क्या चीज दर्शाता है, कक्षक को, m का ए गो मान ए गो डब्बा को दर्शाएगा। नहीं, हम यहां पर m का मान लिख देंगे, देखो बाबू m का मान -1 और +1, तो इसका मतलब 2 गो मान लिखे तो 2 गो डब्बा। अगर m का हम 3 गो मान लिखे, -1 +1 और 0, तब इसके लिए 3 गो डब्बा बनाइएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, 4 गो बन गया, मिटा दीजिए एगो, होगा हम लोग का।
दिक्कत है। तो हमको याद रखना होगा कि m का अगर एक मान दिया रहे तो हमेशा दिमाग में आता है कि m मतलब कक्षक, m मतलब कक्षक। नहीं, अब m का तो बहुत सारा मान होता है, देख रहे हैं, -1 0 +1 -2 नहीं दिया बहुत सारा मान। नहीं, तो अगर m का कोई मान दे दिया -2, बताओ बाबू m का मान -2, तो बताओ कयो कक्षक? एक कक्षक। m का मान -3, एक कक्षक। एक मान, कोई भी एक मान दे दिया तो m का एक मान का मतलब एक कक्षक, ध्यान रखना है। दो मान दिया तो दो कक्षक। वो मान क्या दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि m का मान 0, सर एको कक्षक नहीं, का है बाबू? तो सर m का मान तो 0 दिया है, m का मान 0 यानी उभी को मान है, तो इसका मतलब एक कक्षक। ये बात दिमाग में गया? नहीं, तो देखो हम इस सब बात पे इसलिए ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि आपका जो परीक्षा होता है, इस परीक्षा में यही सब छोटा छोटा पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं, वो बोलेगा कि m बराबर 2, बताओ कक्षकों की संख्या बताएं। एक, अभी बुझा रहा है एक, m का मान 2, अच्छा 2 कक्षक, m तो कक्षक दिखाता है। m का मान 3, अच्छा 3 कक्षक, 3 मार दे। तो छोटा सा पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है, आपको बोलेगा कि l का मान 1 दिया है तो m का मान बताओ, तो आप बता दीजिएगा -1 0 +1। नहीं, l का मान हम लोग को दे दिया है 3, तो बताओ m का मान क्या होगा, तो बताइएगा -3 से लेकर +3 तक। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर वैसे ही देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग को लिखा हुआ है, थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश किया गया है, कक्ष, उपकक्ष, कक्षक लिखा हुआ है। फिर से देखते हैं। हम लोग को समझ में आया कि पहला कक्ष यानी के, पहला कक्ष यानी कि के, ठीक है। चलो अब पहले कक्ष में उपकक्ष एस, नहीं, अच्छा पहले कक्ष में एस उपकक्ष, एस उपकक्ष के लिए एल का मान, दिक्कत है। चलो अब एल का मान 0, तो कक्षक मतलब एम, तो एम का मान भी 0। नहीं, इसका मतलब कक्षक कएगो? कक्षक एगो, एगो का मतलब एगो डब्बा, आप समझते हैं। चलो दूसरा कक्ष पे आते हैं। दूसरा कक्ष यानी कि एल। अच्छा, दूसरे कक्ष के लिए आपको याद अगर हो, ध्यान रखिएगा, एसपी जो बोलते हैं उसके अनुसार ये मनोव याद रखिएगा, बुझा रहे हैं? क्या कि अब क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि दूसरा कक्ष में कई गो उपकक्ष, तब बताइएगा सर एस और पी। नहीं, दूसरा कक्ष में दूसरे कक्ष में 2 उपकक्ष है, उन दोनों उपकक्षों के एल का मान बताओ, 0 और 1। तो इसलिए मान पर हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा कक्ष, तो दूसरा कक्ष के लिए एल का 2 गो मान आता है, 0 और 1। ध्यान दीजिए, एल बराबर 0 के लिए एम का मान 0। नहीं, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एस होगा और यहाँ पर क्या होगा? पी होगा। समझ में आया? ठीक है। अब एल बराबर 0 के लिए एम का मान 0। अच्छा चलो एल बराबर 1 के लिए एम का मान, अब ये गधा सब घबरा गया। एल बराबर 0 के, एल बराबर 1 के लिए एम का मान -l से +l, तो -1 0 +1 गधा सब। अब ये चिल्ला खाली चिल्लाता है सब, जी सर जी सर, समझ गया? तो जी सर। नहीं, एल बराबर 1 के लिए एम का मान तो 1, अरे गधा एल का मान 1, तो एम का मान -l से +l यानी -1 से +1। चलो तो यहां पर हम लोग को देखा जाए, ध्यान से देखो, दूसरा कक्ष है, दूसरा कक्ष में उपकक्ष कई गो है? एस और पी। चलो कक्षक देखते हैं, ए गो ई आ गया और 3 गो ई आ गया, तो 3 और 1, तो दूसरा कक्ष में कक्षक कई गो? देखो तीसरा चेक करते हैं, देखो यहां से ध्यान से बताओ, सब घबराना नहीं चाहिए। तीसरा कक्ष है, यहां से एल का कई गो मान? 3 गो मान। एल का क्या क्या मान होगा? चलो 0 का मतलब बोलो, दिक्कत है? अब आते हैं एल बराबर 0, एम का मान, चलो एल बराबर 1, बोलो दिक्कत है? चलिए एगो कक्षक 3 गो आया, तो ऐसे बताने आना चाहिए। बस में आ रहा है वैल्यू के साथ,
नहीं कि भाई तीसरा कक्ष, तो तीसरा कक्ष यानी सर एल का 3 गो मान होगा, 0, 1 और 2 होगा। 0 का मतलब एस है, 1 का मतलब पी है और 2 का मतलब डी है, यानी तीसरा कक्ष में एस पी डी पाया जाएगा। चलिए सर एल का मान 0 तो एम का मान 0, एल का मान 1 तो एम का मान -1, 0 + 1। सर एल का मान 2 तो एम का मान -2, -1, 0 + 1 + 2। दिक्कत है? अब यहां समझो, अगर हमको कक्ष में कक्षक निकालना है, नहीं तो सीधे दिखाई दे रहा है कि अगर कक्ष में, तो पहला कक्ष में कक्षक कएगो? एगो। दूसरा कक्ष में 4, नहीं तीसरा कक्ष में 9, यानी कक्ष संख्या का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना? नहीं, यानी हम लोग यहां से कह सकते थे, अगर ध्यान दें तो हम लोग कह सकते थे कि एक कक्ष में कक्षक की संख्या बराबर n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब कक्ष संख्या का स्क्वायर, n बराबर कक्ष संख्या का स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। नहीं, हम लोग कोई बोल रहा कि भाई 5वां कक्ष है, 5वां कक्ष में कक्षक संख्या निकालना है, तो कक्षक की संख्या बराबर n का स्क्वायर, नहीं तो n मतलब 5 का स्क्वायर 25 आएगा। इसमें दिक्कत है? बता सकते हैं ना? दिक्कत है? तो ये सब कल पूछा जाएगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हमको लगता है कि आप लोग कल एकदम एक्टिवनेस के साथ कल सब कुछ बताएंगे। नहीं अच्छा देखिए कैसे कल पिटा गए थे, कॉपी नहीं ले देता। दिखाइएगा नहीं, क्लास के बाद दिखाइए। दूसरा चीज ध्यान दीजिए, जितना भी आज बताए ये सब इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इस सबको ढंग से कल याद करके आएंगे। हम लोग पहले पूछेंगे, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपको सब याद करके आप आए हैं, तबे हम आगे बढ़ेंगे। बुझा रहा है? ठीक है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन पीछे वाला पहले पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ढंग से याद करके आइएगा। हाँ, इसका PDF भेज दिया जाएगा।